दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द पेटेंट्स एक्ट 1970 के सारे सेक्शंस लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ए टू जेड सारी चीज़ को समझेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको समझना है, क्या होते हैं सेक्शन के अंदर जो जो टर्म्स दिए गए उनको बहुत डिटेल में समझेंगे। और जो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो स्पेशली खास तौर से और डीप में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था जिसको डिस्कस करना आज बहुत ज़रूरी है। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक स्टोरी सुनाई थी और स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बोला था कि आपको सारे चैप्टर्स याद करने, आपको दोबारा कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने सारे वो चैप्टर्स याद कर लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। तो वो मैंने आपको लर्न क्यों करवाए थे आज की क्लास में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको लर्न करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको याद हो कि जब हमने आपको द पेटेंट्स एक्ट 1970 की टाइमलाइन पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ पर अमेंडमेंट्स के बारे में बताया था। 3 अमेंडमेंट्स मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाए थे। कौन-कौन से पढ़ाए थे? 1999, 2002 एंड 2005। ठीक है? और जबकि आपको पता है कि पेटेंट्स एक्ट में एक और अमेंडमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, दैट इज़ जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये मैंने आपको नहीं करवाया था। इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग पहले सारे चैप्टर्स याद कर लें। जब आपको चैप्टर्स याद हो जाएँगे उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसने किस चैप्टर में चेंजेस किए गए हैं? तो वो है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है, इसने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 20 को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में वो सारे चैप्टर्स याद करवाए थे। अब अगर आपको वो चैप्टर नंबर 20 नहीं याद है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, आपको चैप्टर याद आ जाएगा। और नहीं आता है तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस से अपनी स्टोरी पे, आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप 21 साल के हो जाते हैं तब आप पेटेंट एजेंट बन जाते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 21 में पेटेंट एजेंट के बारे में बात करी गई है और पेटेंट एजेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है सेक्शन नंबर 125 में। ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर 125 कहाँ से शुरू है? चैप्टर नंबर 21 में। इसके पीछे चलते हैं चैप्टर नंबर 20। तो क्या आपको याद आ रहा है क्या चैप्टर नंबर 20 में हमने किसके बारे में बात करी थी? नहीं याद आ रहा है तो हम यहाँ चलते हैं। आपने देखा था क्लास 12th में बच्चा सरेंडर कर देता है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में सरेंडर की बात करी गई है। इसके बाद वो बीटेक करता है, 16 साल तक वो बीई करता है। 16 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, 17th ईयर में वो जा करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की बात करी गई है चैप्टर नंबर 17 में। चैप्टर नंबर 18 में उसको पता चलता है जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है कि यहाँ पर तो बहुत धोखाधड़ी हो रही है, यानी कि इन्फ्रिंजमेंट की बात करी गई है चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 में फिर वो इस धोखाधड़ी के खिलाफ जा करके अपील करता है, यानी कि चैप्टर नंबर 19 में बात करी गई अपील की। और चैप्टर नंबर 20 में बात करी गई है पनिशमेंट की, यानी कि पेनाल्टी की, पेनाल्टी और पनिशमेंट की। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आज यही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 में। चलिए दोस्तों देखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके हमारी लास्ट क्लास देख लीजिए, पेटेंट्स एक्ट की टाइमलाइन। वहाँ पर मैंने आपको पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 1999 भी बताया है, 2002 भी बताया है, 2005 भी बताया। मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला अमेंडमेंट एक्ट था, आप सबको पता है कि 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स एग्रीमेंट लागू हो गया था। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट को लागू करने के लिए इंडिया को 10 साल दिए गए थे कि 1995 से 2005 के बीच में आपको ट्रिप्स के सारे नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया ट्रिप्स एग्रीमेंट का वो आया 1999 में, क्योंकि आपको पता है कि जब इंडिया का पेटेंट एक्ट लागू हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारा प्रोडक्ट पेटेंट हटा दिया था। लेकिन क्योंकि ट्रिप्स कहता है कि नहीं आपको प्रोडक्ट पेटेंट रखना है, तो इसलिए ट्रिप्स के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, मेल बॉक्स सिस्टम चालू कर दिया था। मतलब क्या बोला था कि जो भी फार्मास्यूटिकल या एग्रो केमिकल प्रोडक्ट जो भी कंपनीज हैं, ये अगर प्रोडक्ट पेटेंट हमें देती हैं तो प्रोडक्ट पेटेंट इनकी एप्लीकेशंस हम एक मेल बॉक्स में रखेंगे और उनको कुछ एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स देंगे। मतलब कि प्रोडक्ट पेटेंट इंडिया में लागू नहीं था, इसलिए जो भी प्रोडक्ट पेटेंट की एप्लीकेशंस आती थी उनको क्या करते थे, एक मेल बॉक्स में रख देते थे और बोलते थे कि हम आपको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स देंगे। ये पहला चेंजेस था, पहला अमेंडमेंट था 1999 का। दूसरा अमेंडमेंट था 2002 का। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका पेटेंट का टर्म 14 साल से बढ़ा करके 20 साल किया गया था। 14 साल से बढ़ा करके 20 साल किया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिनको यहाँ पर रिवाइज किया गया, जैसे कि इन्वेंशन, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इसके अलावा
अलावा पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हाईलाइट करके आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपसे मान लीजिए पूछ लिया, अगर उन्होंने बताइए आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन किस एक्ट में या किस समय या किस ईयर में पेटेंट के किस अमेंडमेंट में या पेटेंट्स एक्ट में कब लागू किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इसके बारे में बात करी गई है और ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये भी आपका 2002 में जो पेटेंट का अमेंडमेंट हुआ था उसी टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो आपका IPA भी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, इनको याद रखिएगा। मैं आपको फिर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम कहाँ पर ऐड हुआ है, पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। पेटेंट का जो टर्म होता है वो 14 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है 2002 में। और 1999 में आपको पता है कि एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, दिए जाते थे, मेल बॉक्स सिस्टम चालू किया गया था। फिर 2005 में क्या हुआ कि फाइनल था ये कि अब भैया इसके बाद ट्रिप्स के एग्रीमेंट आपको कंपलसरी है फॉलो करना, तो फाइनली प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम यहाँ पर वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया 2005 में। और जो आपके एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स थे EMR, इनको एबॉलिश किया गया, मतलब हटा दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा मेजर चेंजेस सेक्शन 3D इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 3D इंट्रोड्यूस किया गया पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनको भी, जिनको ब्लू कलर से टिक कर दिए, ये सब मैंने, आप समझ लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर से मैंने जो भी टिक किए हुए हैं, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, टर्म्स हो गया, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हटाया गया 2005 में। आया कब था, 1999 में, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 3D को इंसर्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा प्री ग्रांट अपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन मैकेनिज्म को और मजबूत किया गया। और फाइनली इंडिया जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट का फुली कंप्लायंट मेंबर बन गया, ठीक है। इसके बाद 2023 में दोस्तों आता है हमारा जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसने सबसे ज़्यादा चेंजेस जो किए हैं वो किस पे किए हैं, चैप्टर नंबर 20 पर, क्योंकि चैप्टर नंबर 20 में पनिशमेंट की बात करी गई है। तो ये जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या था, इसका सिंपल सा मतलब ये था कि इन्होंने ये बोला था कि जो भी जहाँ पर पनिशमेंट की बात करी गई है उसको, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे मॉनेटरी पेनल्टी से। मतलब कि अब आपको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। तो जहाँ पर भी पनिशमेंट था, जहाँ पर भी ऐसा कुछ सज़ा का प्रावधान था, जहाँ भी प्रोविज़न था, जहाँ पे आपको सज़ा मिल रही थी 6 महीने की सज़ा, 1 साल की सज़ा, वो सब हटा दिया गया। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ लगा दी गई पेनल्टी। मतलब बोले अब आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, आपको पेनल्टी मिलेगी, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। बस ये मेजर चेंज किया गया है। और किस किस सेक्शन में किया गया, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जन विश्वास एक्ट है 2023, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2023 1 अगस्त 2024 से पेटेंट्स एक्ट में लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है, 1 अगस्त 2024। अब चैप्टर नंबर 20 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 20 ये है पनिशमेंट। और यहाँ पर आप देखिए इसमें कितने सेक्शन हमारे 118 से लेकर के 124B, इन सारे चैप्टर्स की बात करी गई, सॉरी सेक्शन की बात करी गई। यहाँ पर कितने सेक्शन हैं, 118 से लेकर के 124B। अब पहला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 118, सीक्रेसी प्रोविजन के लिए पनिशमेंट था यहाँ पर। लेकिन देखिए इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया गया, इसमें ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026 में भी आया, 2026 में भी आया कुछ। और देखिए टोटल भारत के, इंडिया के जो टोटल 73 कुछ सेंट्रल एक्ट्स थे, 73 या 79, ये सारे के सारे सेंट्रल एक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए, उसी में से एक किया गया था हमारा ये पेटेंट्स एक्ट। बट जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 में मेजर चेंजेस हुए हैं, 26 में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। जो हुए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चेंजेस 2026 में क्या हुआ है, सेक्शन नंबर 119 ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। पहले तक ये था, 2023 वाले में था, लेकिन 2026 जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट ने इसको ओमिट कर दिया, हटा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा चेंजेस जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026 में क्या हुआ, ये लिखा हुआ है कि इफ इन्वेंशन वाज नॉट रिलेटेड टू डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 118 शैल नॉट अप्लाई फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 39। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, आपको मैंने जब चैप्टर याद करवाए थे तो मैंने आपको बताया था एक चैप्टर नंबर 7, क्या आपको याद है चैप्टर नंबर 7 में हमने किसकी बात करी थी, चैप्टर नंबर 7 में हमने सीक्रेसी की बात करी थी, चैप्टर नंबर 7। और मैंने आपको उसके अंदर कितने सेक्शन है ये भी याद करवाए थे, बहुत इजी था, 7 5 35, 7 6 42।
35 से 42 हमारे उसके बीच में कितने थे, क्या थे, सेक्शन थे। इन सेक्शन में बात करी गई थी सीक्रेसी के प्रोविजन की। मतलब क्या समझिए, अब आप बोलेंगे कि वहां पर भी सीक्रेसी प्रोविजन लिखा हुआ, आपने यहां पर भी लिखा हुआ है, बट यहां पर किसकी बात हो रही है मेरे भाई, यहां पर बात हो रही है पनिशमेंट की। चैप्टर नंबर 20 में पनिशमेंट की बात हो रही है और वहां पर सीक्रेसी प्रोविजन की बात हो रही है, मतलब कि सीक्रेसी डायरेक्शन आपको कब दिया जाएगा उसकी बात हो रही है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी इन्वेंट करते हैं जो कि भारत की देश के लिए, मतलब देश के लिए खतरा है, या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई इन्वेंशन बना दिया, डिफेंस के लिए कोई आपका जो है खतरा पैदा हो रहा है, तो उसके बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 118 शैल नॉट अप्लाई फॉर वायोलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 39। देखिए क्या है, यही इस अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026 में क्या कह रहा है कि अगर आपका इन्वेंशन डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, तो जो भी पनिशमेंट सेक्शन 118 के अंडर आपको दिया जा रहा है, जो भी पनिशमेंट शैल नॉट अप्लाई फॉर वायोलेशन ऑफ सेक्शन 39। जब आपका इन्वेंशन रिलेटेड ही नहीं है डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी से, तो ये एक एक्सेप्शन ऐड किया गया है सिर्फ और सिर्फ जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026 में। पहले नहीं था, लेकिन 2026 में ये ऐड कर दिया गया है, एक एक्सेप्शन या एक कंडीशन लगा दी गई है। ये बोल दिया गया है कि अगर आपका इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी या डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको इसके अंदर में जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 39 का वायलेशन नहीं किया। सेक्शन नंबर 39 मैंने आपको क्या बताया था, क्या आपको याद है? मैं ऑलरेडी सेक्शन 39 के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हु कैन फाइल अ पेटेंट आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 39 में हमने बात करी थी फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस के बारे में। आप पीसीटी कंट्री में जाते हैं तो इंडिया की परमिशन के, मतलब आप कैसे जा सकते हैं, किसकी परमिशन लेनी पड़ती, सेक्शन 39 के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप बाहर कुछ ऐसा सेक्शन 39 का कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो जब वायलेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई पनिशमेंट या कोई सजा का प्रावधान नहीं है सेक्शन नंबर 118 में। और ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2026 में, पहले ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, कोई भी नियम नहीं था, 2026 में इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आता है हमारा सेक्शन नंबर 119, ऑमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 118 हो गया, 119 हो गया, 120 पे आते हैं, फॉल्स पेटेंट क्लेम। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप गलत पेटेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या बोलते हैं, आपने दिखा दिया है, मतलब बता दिया आपने कि मेरा ये पेटेंट है, जबकि ऑलरेडी आपके पास पेटेंट है ही नहीं, लेकिन आप ज़बरदस्ती गलत क्लेम कर रहे हैं कि मेरा पेटेंट है, ये मेरा पेटेंट नंबर है। ये बहुत से लोग करते हैं। तो वहाँ पर जो क्रिमिनल पनिशमेंट था उसको रिप्लेस कर दिया गया मॉनेटरी पेनल्टी से। ठीक है। सेक्शन नंबर 120 देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट राइट्स। मतलब मान लीजिए मैंने कोई चीज़ इन्वेंशन कर दी, ठीक है, अब मेरे पास उसका पेटेंट नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पास इसका पेटेंट है और मैं उसका मिसयूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स पेटेंट क्लेम। तो इसमें जो आपका पहले पेनल्टी थी, जो आपका पनिशमेंट था, उसको अब रिप्लेस करके मॉनेटरी पेनल्टी में रिप्लेस कर दिया गया। और ये जब हम लोग अपने सारे एक एक करके सेक्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पेनल्टी लग रही है, कितना पनिशमेंट था, क्या क्या चेंजेस हुए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। वहाँ की चीज़ यहाँ नहीं लानी है, जिससे कि आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं हर एक चीज़ आपको सीक्वेंस में बताता चल रहा हूँ। सेक्शन 39 भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर उसका जिक्र होगा। सेम ऐसे ही मैंने आपको चैप्टर्स लास्ट क्लास में इसीलिए याद करवाए थे, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि चैप्टर नंबर 20 है किस चीज़ का। तो जब आपको ये पता चल गया है तो आपके लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अब आपको जब नेक्स्ट टाइम जब आप चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने पढ़ाया था उस टाइम पर हमको कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 118 से 124 बी की बात करी थी। तो आपको वो सेक्शन याद ही नहीं करने पड़ेंगे, आपको फटाक से आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 20 वो पनिशमेंट वाला था, वो 118 से 124 बी के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, इसलिए इसी तरह से जैसे पढ़ाता चलना, बस आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 121, ये ऑमिट किया गया, डिलीट किया गया, लेकिन ये 2023 वाले जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट किया गया है। ठीक है, सेक्शन 119 2026 में डिलीट हुआ है, सेक्शन 121 आपका 2023 में डिलीट हुआ है। ठीक है, समझ गए। फिर आता है सेक्शन नंबर 122(1). यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि फेल्योर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, रिफ्यूज़ल और फेल्योर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। मतलब जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, या टाइम पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी, टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी, टाइम पे आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो आपका क्रिमिनल का पनिशमेंट था, वो भी आपका रिप्लेस किया गया है सिविल मॉनेटरी पेनल्टी से। सेक्शन नंबर 122 एंड सब सेक्शन 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि आपका है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अब आपका यहाँ पर क्या है, मतलब कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कंट्रोलर को आप जानबूझ के आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं।
ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है पेनाल्टी जो होगी आपकी टोटल सेल की 0.5% या जो भी आपका टर्नओवर है उसकी, और 5 करोड़ विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो आपका। मान लीजिए सपोज आपने पूरे साल भर में आपने 100 करोड़ मान लीजिए आपने टर्नओवर किया, तो 100 करोड़ का 0.5%, ठीक है, 100 करोड़ का 5% हुआ 5 करोड़, 0.5% हुआ 50 लाख। तो या तो आपकी 50 लाख पेनल्टी पड़ेगी या 5 करोड़। तो उसमें देखिए लिखा का हुआ क्या हुआ है, विच एवर इज लेस, जो कम है यानी कि 50 लाख। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 123, नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। अगर कोई भी ऐसा है जो प्रैक्टिस कर रहा है, पेटेंट एजेंट नहीं है, पहले वहां पर सजा का प्रावधान था, इसको भी मॉनेटरी पेनल्टी से चेंज कर दिया गया, इसको भी मॉनेटरी पेनल्टी से चेंज किया गया। सेक्शन नंबर 124, कंपनी ऑफेंसेस। कोई कंपनी करती है ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं किया गया। बस एक चीज़ यहाँ पर ऐड करी गई, एक एक्सेप्शन ऐड किया गया है। एक्सेप्शन क्या ऐड किया गया, एक्सेप्शन ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कंपनी ऑफेंसेस कंपनी ने किया, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके सबके लिए सजा का प्रावधान है। जो पहले था सजा का प्रावधान है, अगर कोई कंपनी करती है धोखाधड़ी, तो इनके साथ साथ जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ये सब लोग जो टॉप लेवल पे बैठते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनको भी उस सजा का प्रावधान है। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन ऐड किया गया, वो ये किया गया कि अगर कोई एम्प्लॉय, कंपनी का ऑथराइज पर्सन या जो भी एम्प्लॉय, अगर वो ये प्रूफ कर देता, अगर वो एविडेंस के साथ ये प्रूफ कर देता है कि वो इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं है, तो उसको इस सज़ा से बाहर किया जा सकता है, मतलब उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक्सेप्शन इसमें ऐड किया गया। इसके बाद आया हमारा सेक्शन नंबर 124A 124B। ये दो नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये दो नए सेक्शन ऐड किए गए, इंपॉर्टेंट है। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 में अगर आपसे पूछते हैं वाइवा में, बताइए कौन से सेक्शन ऐड किए गए, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 124A एंड 124B। 124 में ए में किसकी बात करी गई, 124A है, तो आप यहाँ से समझ जाइए ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और इसके बाद बी क्या है, बी है उसका मतलब है पेनल्टी। अब समझिए इसको क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई इन्होंने सारी पेनल्टी वगैरह तो लगा दी, सब कुछ हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन लगाएगा, कौन पेनल्टी आपको लगाएगा कौन। तो इसलिए कंट्रोलर के पास ये पावर होती है। सेक्शन नंबर 73 में मैंने आपको ऑलरेडी जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी पेटेंट की, मैंने वहाँ पे कंट्रोलर के बारे में आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोलर कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 73 में। सेक्शन नंबर 73 ये आता है आपका पेटेंट ऑफिस वाले चैप्टर के अंडर में। अब वापस से रिकॉल करें क्या अपनी स्टोरी को। पेटेंट ऑफिस मैंने आपको बताया था, जब आप बीई करते हैं, बीटेक करते हैं, उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं 13th ईयर में, 13वें साल में, 12वीं के बाद आप 13th में एडमिशन लेते हैं बीटेक में, तब आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। फिर 14th ईयर में आपका ऑफिस में आपको बुलाया जाता है। तो पेटेंट ऑफिस यानी कि चैप्टर नंबर 14 में बात करी गई है। चैप्टर नंबर 14 का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 73, जहाँ पर बात करी गई है कंट्रोलर की। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ा के चल रहा हूँ। अब आपने वो चैप्टर्स अगर स्टोरी से याद कर लिया, अगर नहीं याद किए मेरे भाई, वापस से जाइए उस चैप्टर को देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार आपने उसको ढंग से देख लिया, सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी है, कभी लाइफ में फ्यूचर में आप उस चैप्टर्स को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 पेटेंट ऑफिस की बात करी गई है, वहाँ पर बोला गया है सेक्शन नंबर 73 में कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 73 में कंट्रोलर के बारे में बताया गया है। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर अपॉइंटमेंट करता है या अपॉइंट कर सकता है, ऐसा लिखा गया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। किस लिए, ताकि वो पेनल्टी लगा सके। ठीक है, अब देखिए अगला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 124B। सेक्शन नंबर 124B किसकी बात हो रही है, अपील की बात हो रही है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए किसी ने पेनल्टी लगा दी, मान लीजिए मेरे ऊपर पेनल्टी लग गई, तो मुझे भी तो उसका अधिकार होना चाहिए, मैं कहाँ पे अपील करूँगा। तो यही बात करी गई है सेक्शन नंबर 124B में। न्यू सेक्शन इंसर्टेड, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, provides the right to appeal against the order of the adjudicating officer within 60 days and prescribes the consequences of non compliance with the final order। मतलब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका, आप क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर ऑर्डर लगा दिया। अब ऑर्डर किस दिन से लागू होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, टाइमलाइन पूछते हैं। तो ऑर्डर जिस दिन से इशू हुआ उस दिन से नहीं लागू होगा, जिस डेट पे आपको रिसीव हुआ है,
जिस डेट पे आपको रिसीव हुआ है उस डेट से लागू होगा, ठीक है ना। जिस डेट पे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उस डेट से लागू हुआ, और जिस डेट पे रिसीव हुआ इस डेट से 60 डेज के अंदर अंदर आपको पेनल्टी करनी, पेनल्टी के लिए अपील करनी होगी 60 डेज के अंदर। अपील आप कहाँ करेंगे, तो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है इसमें। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, उसमें एक ऑफिसर होगा जो कि एटलीस्ट एक रैंक ऊपर होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से, ठीक है। कहाँ, अब सीधी सी बात, आप अपील करेंगे कहाँ, तो अपील करने के लिए एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है, अपीलेट अथॉरिटी, जिसमें ये बोला गया है, ये डिफाइन किया गया है कि जो अपीलेट अथॉरिटी में जो ऑफिसर होगा वो एक रैंक हायर होगा, वन रैंक सुपीरियर होगा, वन रैंक हायर होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जिसको आपको जिक्र करना, आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सब छोटे छोटे माइनर माइनर हैं, चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, आपके वाइवा में कहीं से भी पूछ लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको एकदम सॉलिड नॉलेज हो, कि तुम कहीं से भी पूछो, मुझे आंसर करना है, मुझे आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये अब यहाँ तक जो भी आपके मन में डाउट है सब दूर हो गया होगा। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आज से अपनी प्रॉपर असली कहानी शुरू होती है पेटेंट एजेंट की। यहाँ से कहानी शुरुआत होती है पेटेंट्स एक्ट 1970 का सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 है दोस्तों प्रिलिमिनरी, यहाँ पर सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में 3 चीज़ें डिफाइन करी गई हैं। क्या डिफाइन करी गई हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पेटेंट्स एक्ट 1970। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पेटेंट्स एक्ट 1970, मतलब कहने का ये है कि इस एक्ट को बोला जाएगा द पेटेंट्स एक्ट 1970। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर पकड़ते हैं, वाइवा में पूछते हैं। आपने देखा होगा कई जगह बहुत लोग लिखते हैं इंडियन पेटेंट लॉ, लिखते हैं, कोई लिखता है इंडियन पेटेंट एक्ट, लिखता है ना, इंडियन पेटेंट एक्ट, या कोई इंडियन नहीं लिखता है, सिर्फ अकेले लिखते हैं पेटेंट एक्ट, या सिर्फ अकेले लिखते हैं पेटेंट लॉ या पेटेंट एक्ट। ये आम बोलचाल की भाषा में तो ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन लीगली ये गलत है। क्यों, क्योंकि बोला गया है लीगली जो इसकी डेफिनेशन जो इसे बोला जाएगा वो बोला जाएगा द पेटेंट्स एक्ट 1970। और बहुत से लोग क्या लिखते हैं, पेटेंट लिखते हैं, जबकि ध्यान से दीजिए यहाँ पर प्लूरल है, एस लगा हुआ है, पेटेंट्स एक्ट 1970। एक बहुत छोटा सा माइनर सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा द पेटेंट्स एक्ट 1970। ये सब सही नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं पेटेंट लॉ या इंडियन पेटेंट लॉ, तब तक तो ठीक है, लेकिन लीगली ये गलत है। लीगली करेक्ट इसका जो बोलने का जो तरीका है वो है द पेटेंट्स एक्ट 1970। इसको यही पढ़ा जाएगा, इसको यही बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया पर, पूरे भारत देश में लागू होगा, पूरे भारत में। ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि पहले कुछ हमारे कानून थे, जैसे कि आपको पता हो कि जब जम्मू कश्मीर हमारा जो है क्या बोलते हैं, उनका अलग कानून चलता था, ठीक है, तब वहाँ पर कोई भी चीज़ लिखते थे तो ये लिखते थे इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पुराने आप देखेंगे, कोई भी एक्ट उठा के देखेंगे तो उनमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन पेटेंट्स एक्ट में भी ऐसा था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफाई किया गया और फाइनली इसमें लिख दिया गया इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे भारत में लागू। पूरे भारत में मतलब कि जितने स्टेट्स आते हों और जितने यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज आती हों, सब में लागू है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब कि ये लागू उस दिन से होगा जिस दिन केंद्र सरकार या भारत सरकार ऑफिशियल गैजेट का नोटिफिकेशन जारी करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेगी, उस दिन से लागू होगा। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग डेट भी हो सकती हैं, ऐसा बोला गया है। एंड रेफरेंस in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। मतलब कि पूरी तरह से इस एक्ट के कमेंसमेंट की बात करी गई है कि उस दिन से लागू होगा जिस दिन केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, और अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग डेट भी हो सकती हैं। तो कमेंसमेंट की बात करी गई। सो बेसिकली अगर हम देखें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिर्फ 3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो 3 पॉइंट कौन से हैं। नंबर 1 सेक्शन 1 में देखिए
3 एस्पेक्ट्स की बात करी गई। शॉर्ट टाइटल मैंने आपको बता दिया, एक्सटेंट, एंड थर्ड वन इज कमेंसमेंट। ऑफिशियल नेम ऑफ द एक्ट, द पेटेंट्स एक्ट 1970। Extent, the act extends to the whole of India. Commencement, the act comes into force on the date appointed by the central government through a notification published in the official gazette. Official gazette क्या होता है? Official gazette एक तरह का official publication, जो भी आपका केंद्र सरकार जो भी कुछ ऐसे नोटिफिकेशन रिलीज करती है, जारी करती है, वो सब आपके कहाँ पब्लिश होते हैं? ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में। और इसके बाद आप देखिए प्रोविजो है। प्रोविजो, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मे कम इनटू फोर्स ऑन डिफरेंट डेट्स एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक ये टर्म लिखा हुआ है प्रोविजो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये लगता हो कि प्रोविजो का मतलब प्रोविज़न ही है। ऐसा नहीं दोस्तों, प्रोविज़न का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोविज़न है, जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए आप पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, क्या लिखा हुआ है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक तरह का प्रोविज़न है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब अगर इसमें कोई कंडीशन लगा दी गई, इसमें कोई कंडीशन या कोई जो प्रोविज़न होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोविज़न है, ठीक है, इसमें अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है या कोई एक्सेप्शन ऐड कर दिया जाता है, तो उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोविज़ो। यहाँ पर अगर एक एक्सेप्शन ये भी लगा दिया जाए कि पूरे भारत में लागू हो, लेकिन कंट्रोलर जो है इसको जो है क्या बोलते हैं? चेंज कर सकता है। कंट्रोलर, इसमें कंडीशन हमने लगा दी पूरे भारत में लागू, लेकिन कंट्रोलर को एक ऐसी पावर मिल जाए कि कंट्रोलर इसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोविजंस में। तो ये एक तरह की कंडीशन लग गई, तो उसे बोल दिया जाएगा प्रोविज़ो। और जो मेन जो हमारा रूल है, जो मेन पूरा रूल है, उसको बोलेंगे प्रोविज़न। उसमें कुछ कंडीशन लग गई, एक्सेप्शन लग गया, तो उसे बोल दिया गया प्रोविज़ो। ठीक, यहाँ तक पिक्चर क्लियर? आई होप आपको सेक्शन 1 पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या कवर किया? हम लोगों ने वो कवर कर लिया है पूरा पेटेंट्स एक्ट, द पेटेंट्स एक्ट 1970। पूरा इसका हम लोगों ने टाइमलाइन देख लिया है, कब से शुरू हुआ, कब तक बना। इसके बाद जो भी इसमें अमेंडमेंट्स थे, क्योंकि मैंने आपको 3 ही अमेंडमेंट्स बताए थे, जो लास्ट अमेंडमेंट था जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, वो भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिया। अमेंडमेंट्स आपके पूरे हो गए। इसके बाद कहानी जो अपनी कहानी जो पेटेंट एजेंट की शुरू होती है, जो स्टोरी शुरू होती है, वो होती है सेक्शन से। सो फाइनली आज हम लोगों ने श्री गणेश कर दिया है सेक्शन नंबर 1 का। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी सेक्शन 2 जो है उसमें क्या है? सारी डेफिनेशंस हैं। अब आपको वो सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको रटनी नहीं है आपको डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि चैप्टर जैसे आपने पढ़े थे स्टोरी के थ्रू, ऐसे ही डेफिनेशन है। और डेफिनेशन में कुछ ऐसा समझने वाला या स्टोरी वाला ऐसा नहीं है। डेफिनेशन मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक टर्म है, उन टर्म को आपको बस पता होना चाहिए, और उस टर्म के साथ साथ जो डेफिनेशन दी गई है, जो टर्म यहाँ पे डिफाइन है, उसके साथ साथ उसका सेक्शन क्या डिफाइन है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है बस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आज की क्लास भले छोटी हो रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन 2, देन फर्दर आगे कंप्लीट करते जाएंगे। सेक्शन 3, 4, 5 तो है नहीं, फिर 6, 7 ऐसे एक एक करके पूरे सेक्शन पढ़ेंगे, और जो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास हो गई, आज हमारी ये 7th क्लास थी, पुरानी सारी क्लास, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, तो पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए, बहुत आपके काम आएगा। कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारा अपडेट्स हम मिलता रहता है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर। व्हाट्सअप कम्युनिटी भी आपकी एक क्रिएट कर दी गई है, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट मिलेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई आपके पास सवाल है, कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, द पेटेंट्स एक्ट 1970 से रिलेटेड, तो आप बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको उसका उचित जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।